उपस्थित सभी दीदियों को प्रणाम, भैया जी लोग को सभी को प्रणाम। आज चतुर्दिवस 15/2/2022 को आहार का महत्व बताने के लिए हमारे बीच एक ऐसी गुरु शिष्या आ रही हैं जो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहती है और उसी कोशिश के चलते उनको शांति कुंज हरिद्वार में पुरस्कृत भी किया गया है। जिन्होंने सूक्ष्म यज्ञ की खोज की, स्वावलंबन का प्रशिक्षण दे रही हैं, है ना। ऐसे और विचार क्रांति चलचित्र अभियान पर उनको शांति कुंज हरिद्वार के पुरस्कृत किया गया है। तो हम सब के बीच गुरु की परम शिष्या, वैसे तो हम सभी हैं, लेकिन जो नई नई सोच लेके जो आ रही हैं और आज हमारे बीच जो आहार का महत्व बताएंगी, मैं सादर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ श्री मीनाक्षी विश्वास दीदी जी को, वो आए और हम सबको आहार का महत्व बताएं। किसका सरकार है? मीनाक्षी दीदी जी। अच्छा जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद कांति दीदी जी का, सभी बहनों का। आइए पीपीटी शेयर कर रहे हैं। ये तो शेयर हुआ था। गुरु की वंदना भी हो गई है, आवाहन भी हो गया है, सबके चरणों में प्रणाम भी हो गया है। एक बार फिर भी गुरु का स्मरण करना चाहूंगी। आप सभी दोनों हाथ जोड़ लें, कमर सीधी कर लें, नेत्र भी बंद कर लें। ओम संभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परं महाकालममुं नमाम्यहम्। हमारे दुर्ग भिलाई उपजोन के बालोद जिले में चल रहे इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण में जुड़े हमारे बालोद जिले की सभी जागरूक बहनों का, भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। शांति कुंज की पावन धरा, जहाँ से ज्ञान की गंगोत्री का प्रवाह अनवरत चलता हुआ हर एक गर्भवती तक पहुँच रहा है। इस दिव्य अभियान को संचालित करने के लिए, इसको व्यापक बनाने के लिए जो हमारे बालोद जिले की सभी कार्यकर्ता बहनें भाई लगे हुए हैं, उनके चरणों में भी वंदना करती हूँ। ये बहुत बड़ा कार्य इन दिनों चल रहा है और उसके हम सभी साक्षी भी हैं। और गिद्ध गिलहरी की भांति हम सभी अपने क्षेत्र में जहाँ हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और परिचय में जैसे दीदी ने कहा, ये सभी आप सबका प्रेरणा, आप सबका प्रोत्साहन ही कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और ये केवल अकेले से बात बनती नहीं, सबका एक सामूहिक समन्वित प्रयास होता है जो किसी परिणाम तक, किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचा पाता है। तो आइए, जैसे कि आपने पहली कक्षा गर्भ का ज्ञान विज्ञान के बारे में आपने जाना, जो हमारे वैदिक काल की जो नारियां थी, इतिहास काल की जो नारियां रहीं, उन्होंने गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान के बारे में जान करके किस तरीके से श्रेष्ठ संस्कारवान शिशु को जन्म दिया, जिसके कारण हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया, जिसके कारण ये देश जगत गुरु, विश्व गुरु और चक्रवर्ती सम्राट सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा। किसी कारणवश आज हम भूल गए हैं, जिसे फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का एक भागीरथी प्रयास इन दिनों चलाई जा रही है। जब हमारे देश में ऐसे सुसंस्कारी संतानों का अवतरण होगा, ऐसे महापुरुषों का, महामानवों का अवतरण होगा, तो निश्चित रूप से ये देश फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा। तो दूसरी कक्षा में आपने देखा कि गर्भावस्था में
गर्भवती का आहार दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कौन सा योग प्राणायाम करे जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और नॉर्मल डिलीवरी कैसे संभव हो पाता है, उसके बारे में आपने अध्ययन किया, क्लास अटेंड की, प्रशिक्षण प्राप्त किया। तीसरे दिवस कल जो है दिनचर्या में ही कैसे संवाद को जोड़ सकते हैं और कितने तरीके से हम संवाद कर सकते हैं, कौन कौन गर्भस्थ शिशु से बात कर सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक आपने जानकारी प्राप्त की। आज चतुर्थ दिवस में हम बात करेंगे कि उस गर्भावस्था के पूरे 9 माह कैसा आहार माँ का हो जिससे शिशु का समग्र विकास हो सके। तो आइए इस पर हम सीधे प्रवेश करते हैं। गर्भावस्था में जब हम योग्य आहार की बात करते हैं तो सबसे पहले गर्भवती माता को एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा कि वो गर्भावस्था में कैसा आहार चयन करे और क्या परहेज करे, कब भोजन करे, क्यों करे और कैसे करे। इन सभी बातों का उसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज जो हम यहाँ पर गर्भवती माँ के आहार के बारे में बात करेंगे, तो वो आहार जो हमारा वर्तमान मॉडर्न साइंस है और हमारे जो शास्त्र कहते हैं और हमारा जो आयुर्वेद कहता है, इन तीनों का समन्वय लेकर के गर्भवती माता के लिए एक गाइडलाइंस बनाई गई है शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से और उसी पर आज उन्हीं सूत्रों को लेकर के आज हम यहाँ पर बात करेंगे। एक बेसिक नियम तो हर एक के लिए लागू होता है, हम सबके लिए, जिसके लिए गुरुदेव ने एक कंप्लीट वांग्मय भी लिखा है, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। उसमें कब खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, इस सब के बारे में, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से गुरुदेव ने लिखा है। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ चुनिंदा सूत्रों को लेकर के आपके बीच आए हैं। जिनके पास समय हो तो वो निश्चित रूप से उस वाङ्मय का अध्ययन कर सकते हैं। फिर छोटी छोटी किताबें भी गुरुदेव लिखते हैं, सफल जीवन के महत्वपूर्ण, जीवन के स्वस्थ जीवन के सूत्र और एक समग्र स्वास्थ्य संवर्धन, ऐसे भी छोटे छोटे साहित्य भी गुरुदेव स्वास्थ्य के ऊपर लिखे। लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट बात करेंगे और मेन सूत्रों को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। तो जो बेसिक नियम है वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी लागू होता है और गर्भवती के लिए। वो क्या है? हित भूख, ऋत भूख और मित भूख। हित भूख मतलब गर्भवती माता वो आहार चयन करे जो उसके शिशु के लिए हितकारी हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। ये नहीं कि गर्भावस्था में उसे चटपटा पसंद है या कड़वा पसंद है या तीखा पसंद है या ठंडा पसंद है। अगर ऐसे आहार का चयन करेगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए इस समय उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो उसके शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सके और शिशु को कैसे स्वस्थ रख सके, उसका कैसे समग्र पोषण हो, इसके आधार पर उसे आहार का चयन करना चाहिए जो हितकर हो। ऐसा आहार उसको चयन करना चाहिए। दूसरा, ऋतभुक। ऋतभुक मतलब जिस ऋतु में जो फल, सब्जियां, जो अनाज हमको मिल रहा है, जो सलाद हमको उपलब्ध हो रहा है, जो लोकल ग्रो करता है, मतलब जिस क्षेत्र में गर्भवती माता रहती है उसका जो आबो हवा है, उसका जो तासीर है, जो वातावरण का जो तासीर है, उसके आधार पे जो उपज होती है खेतों में, उसके आधार पे जब वो भोजन लेती है तो उस क्षेत्र के आबो हवा के कारण वो जो फल है, सब्जियां हैं, जो भोज्य पदार्थ है, वो गर्भवती के लिए स्वास्थ्य कारक होता है। तो इसलिए जो ऋतु के अनुसार, जिस ऋतु में जो भी फल, जो भी सब्जियां उपलब्ध हो, तो उसके हिसाब से हमको गर्भवती को चयन करने के लिए बताना है। और तीसरा है मित भूख। मित भूख का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि मित भूख मतलब भूखे रहना। तो मित भूख का मतलब भूखे रहना नहीं होता, बल्कि भूख से थोड़ा सा कम भोजन करना है। मतलब ये कहें कि आधा पेट अगर हम भोजन करते हैं तो 1/4 भाग हमको जल के लिए छोड़ना है और 1/4 हवा के लिए बचाना है। तो इस तरीके से जब माँ भोजन करेगी तो निश्चित रूप से, या हम सभी करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर हम गर्भावस्था में गर्भवती माता को ये कहते हैं कि जैसे 8वें 9वें माह में जब गर्भवती माता पहुंचती है तो गर्भ बढ़ जाता है
और अंतिम अंतिम स्टेज में ऐसा हो जाता है कि माँ का आहार कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आंतें सिकुड़ जाती है, इसलिए जितना खुराक लेना चाहिए उतना आहार माँ एक साथ नहीं ले पाती, और लेती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए खुराक तो माँ को चाहिए, पौष्टिक आहार तो चाहिए, लेकिन उसे एक बार में न लेकर के धीरे धीरे कई बार में उस खुराक को माँ को पूरा करना चाहिए। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ऋतभुक, मितभुक और हितभुक। फिर जो एक हम गर्भावस्था में जो गर्भवतियों को आउटलाइन देते हैं, वो हमारा ये S3 आहार है। आज का हमारा विषय जो प्रचार में आपने देखा था कि चतुर्थ दिवस S3 आहार के बारे में बताया जाएगा। तो S3 आहार स से सात्विक, स से संतुलित और स से संस्कारित। जैसे कि पहली कक्षा में आप लोगों को बताया गया था कि ये जो हमारा स्थूल शरीर दिखाई पड़ रहा है, इसके भीतर में दो और शरीर होते हैं। कौन सा? सूक्ष्म शरीर जो हमारा विचार संस्थान, और कारण शरीर जो हमारा भावों का संस्थान। तो संतुलित संतुलित भोजन हमारे स्थूल शरीर का पोषण करता है, और सात्विक भोजन हमारे मस्तिष्क सूक्ष्म शरीर का पोषण करता है, और संस्कारित भोजन हमारे कारण शरीर को स्वस्थ करता है, पुष्ट करता है। तो जब भी गर्भवती माता आहार का चयन करे तो उसे ये ध्यान देना होगा, ये नहीं कि वो जो जैसे कि हमारे डॉक्टर बताते हैं कि डाइट बैलेंस केवल स्थूल शरीर का, संतुलित आहार केवल स्थूल शरीर का ही पोषण करेगा। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि शिशु का मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी पवित्र हो, अंतःकरण पवित्र हो, तो वो केवल संतुलित आहार से बात नहीं बनेगी। इसलिए संतुलित आहार के साथ साथ माँ को सात्विक और संस्कारित आहार भी लेने की आवश्यकता है। इसी से ही शिशु के समग्र पोषण हो सकता है। तो संतुलित आहार के साथ साथ में हमारा जो जीवन शैली है वो श्रमशील जीवन शैली होना चाहिए, और मधुर व्यवहार होना चाहिए, और उत्कृष्ट विचार होना चाहिए। इसी से स्वस्थ शिशु, शरीर से स्वस्थ और मन से सुंदर शिशु को जन्म दे पाना हर माँ के लिए आसान हो जाएगा। और ये स्वप्न माँ कैसे पूरा कर सकती है, कैसे साकार कर सकती है, इसे आइए देखते हैं। महर्षि चरक कहते हैं, स्त्रिया ह्यापन्न गर्भाया स्त्रिधा रसः प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टये स्तन्याय गर्भवृद्धये च। मतलब गर्भवती माता जब गर्भावस्था में जो आहार करती है, ग्रहण करती है, वो 3 रूप में विभाजित होकर के वो अपना कार्य करती है। कैसे? पहला जो है वो उसके आहार का एक भाग जो है माता को पोषण देता है। क्यों? माता का जो गर्भ होता है वो एक संतरे के आकार के बराबर होता है। वो गर्भावस्था में बढ़ते बढ़ते वो 5 गुना उसका साइज बढ़ जाता है, और 500 गुना उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन बढ़ जाता है, और 15 गुना उसका वजन बढ़ जाता है। तो वो किस आधार पर इतना परिवर्तन होता है? और उस परिवर्तन का आधार हमारा जो आहार होता है गर्भावस्था में, गर्भवती का जो आहार है, उसके आधार पे ये इसका विस्तार हो पाता है। इसलिए भी माँ को चाहिए कि पौष्टिक आहार माँ ग्रहण करे। दूसरा कार्य क्या होता है उस आहार का? गर्भ की वृद्धि करता है, और शिशु को, भ्रूण को पोषण देता है। तो गर्भ की वृद्धि, एक छोटा सा सिंगल सेल का फर्टिलाइजस ओवम मल्टी मल्टी मिलियन सेल में डिवाइड होते होते 2.5-3 किलो का एक पूर्ण बच्चा बन जाता है। तो इतना परिवर्तन जो गर्भावस्था में हो रहा है, शिशु भ्रूण में परिवर्तन हो रहा है, माँ के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए चाहिए, इसका जो आधार होता है वो माँ का आहार ही होता है। फिर भ्रूण के अंदर भ्रूण को पोषण देने के लिए एक यॉल्क सैक होता है, और वो जो है वो 250-300 ग्राम का, वो बढ़ते बढ़ते वो एक छोटा सा यॉल्क सैक होता है, वो बढ़ते बढ़ते 250-300 ग्राम का एक प्लेसेंटा बन जाता है। उसके बाहर में गर्भ जल होता है, और वो जल फिर भ्रूण को पोषण देता है। तो इतने सारे जो बदलाव गर्भावस्था में होते हैं, उसका आधार आहार ही होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि माँ को पौष्टिक आहार चाहिए, माँ को उपयुक्त आहार चाहिए। और तीसरा है स्तन्य उत्पत्ति हेतु। मतलब गर्भावस्था में जो माँ को आहार दिया जाता है, वो केवल भ्रूण की वृद्धि और माँ के पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि शिशु जन्म के बाद में शिशु जो है माँ के दुग्ध पर ही निर्भर होता है। इसलिए भी
गर्भावस्था में अगर अच्छा आहार देंगे तो स्तन्य की उत्पत्ति अर्थात गुणवत्तापूर्ण दुग्ध का उत्पादन भी अच्छे से हो पाएगा। इसलिए भी ये तीनों उद्देश्य की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में ये आहार देने की आवश्यकता है। और फिर हम एक और बात यहाँ पर कहना चाहेंगे, जैसे कि गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना हो, जटिलताओं का का निवारण यदि हमको करना हो, तो हम जन जागरूकता कार्यक्रम जहाँ पर भी करें, तो वहाँ पर हमें बताना होगा कि गर्भधारण मतलब गर्भधारण के 3 माह पहले ही प्लानिंग फेज में ही ये पौष्टिक आहार माँ को भावी माता को लेने की आवश्यकता हमको बताना होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले से ही अच्छे से आयरन स्टोर होगा तो उल्टियाँ नहीं होंगी, और आयोडीन अच्छे से स्टोर होगा तो आयरन अच्छे से स्टोर होगा तो थायराइड नहीं होगा, और कैल्शियम अच्छे से शरीर में पहले से ही मौजूद होगा तो हाइपरटेंशन नहीं होगा, जिंक अच्छे से उपलब्ध होगा, स्टोर होगा, तो फिर गर्भपात नहीं होगा। तो इसके लिए हमको पहले से उनको जागरूक करना होगा। ये नहीं कि गर्भावस्था में प्रवेश किए उसके बाद ही हम भोजन जो लेना चाहिए वो ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जागरूक बहनों को पहले से ही हमको ये बताना पड़ेगा। तो 3 माह पहले से ही वो अच्छे से पौष्टिक आहार ग्रहण करें। दूसरी बात, साथ में एक चीज और हमको जोड़ना है कि जो हमारी स्कूल जाती बच्चियां हैं, कॉलेज जाती बेटियां हैं, उनके माता पिता को भी हमको ट्रेंड करने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो बच्चियां अभी घर में हैं बचपन में, तो उस समय अगर उनका आहार अच्छा होगा, उनको पौष्टिक आहार जब मिलेगा, तो वो आगे चल करके एक स्वस्थ माँ बन सकती हैं। इसीलिए उनके माता पिता को भी बताने की आवश्यकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर एपिजेनेटिक भी कहता है कि आहार स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा आहार होना चाहिए। तो जैसे कि कल हमारी मेघा दीदी जी ने बताया आपको कि गर्भस्थ शिशु जो है माँ की 5 पीढ़ी और पिता के 7 पीढ़ियों का संस्कार लेकर के आता है। ध्यान दीजिएगा, जब अच्छे बुरे संस्कार वो पिता से 7 पीढ़ियों से, माँ के 5 पीढ़ियों से लेकर आता है, तो केवल अच्छे बुरे संस्कार को ही नहीं लाता, बल्कि उनके साथ में जो रोग हैं उनको भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है। इसीलिए अगर गर्भावस्था में माँ अपना सुंदर जीवन शैली बना लेगी तो अच्छे संस्कार तो आएंगे ही, लेकिन अगर गर्भावस्था में आहार अच्छा करती है, अच्छा लेती है, वो पौष्टिक आहार, सात्विक आहार, तो क्या होगा? तो जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, जो शुगर जैसे बीमारियां, जो थायराइड जैसे बीमारियां, जो हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, बीपी जैसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, उनका भी निराकरण माँ उचित आहार गर्भावस्था में लेकर के इसे पूरा कर सकती है और स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था भोजन के ऊपर। अगुटी माउस जो इंसानों में भी पाई जाती है और एक प्रकार के चूहे में भी पाई जाती है। तो इन चूहों को जब सामान्य भोजन दिया, इस अगूटी माउस को सामान्य भोजन मतलब जब मिला, जैसा मिला, जितना मिला खा लिए, कुछ विशेष उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये चूहे जब बच्चों को जन्म दिए तो उस समय मोटे मोटे चूहे और पीले कलर के चूहे जन्म लिए, और उन चूहों में कैंसर और डायबिटीज की संभावना दिखाई पड़ी। और इन्हीं चूहों को जब गर्भावस्था में फॉलिक एसिड, आयोडीन और कैल्शियम से युक्त आहार जब दिया गया, तो यही चूहे जब बच्चों को जन्म दिए तो फिर सुंदर सुंदर पतले पतले चूहे और कत्थई कलर के चूहे पैदा हुए, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रोगों की संभावना नहीं थी। और इसी अध्ययन को ह्यूमन स्टडी के साथ में कोरिलेट किया, जोड़ा गया, तो पाया गया कि गर्भावस्था में माँ यदि उपयुक्त आहार ग्रहण करती है, जितना उसको चाहिए वो आहार लेती है, पौष्टिक आहार लेती है, तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान गर्भावस्था में कर सकती है। इसलिए तो कहते हैं अगर जब आहार की कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं, मतलब बड़े बड़े रोगों का सूत्रपात गर्भ में ही हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फिटल ओरिजिन एंड अडल्ट डिजीज। तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों का जो जड़ गर्भ में ही सूत्रपात उसका हो जाता है, इसको हम जागरूक अगर रहें और गर्भावस्था में सही आहार के लिए गर्भवतियों को गाइड करें, तो बड़ी बड़ी समस्याओं से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।
तो हमने देखा योग्य आहार क्यों जरूरी है। माँ के स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए, बढ़ते शिशु के विकास के लिए, प्रसव के दौरान माँ को जो शक्ति चाहिए, माँ को जो ऊर्जा चाहिए, माँ को जो उत्साह चाहिए, जिसके आधार पर वो प्रसव की पीड़ा को सहन कर सकती है, तो वो उत्साह ऊर्जा भी जब तब मिलता है जब माँ को उचित आहार मिलता है। फिर प्रसव के बाद में सफल दुग्धपान के लिए जरूरी है। फिर बच्चे का सही वजन होने में मदद मिलती है। फिर रोग रोधक क्षमता माँ का भी और शिशु का भी अच्छे से होता है जब अच्छा आहार माँ को गर्भावस्था में मिलता है। फिर रक्त का लौह तत्व संतुलित बना रहता है। जन्मजात विकार उपयुक्त आहार मिलेगा। फिर कई जीर्ण रोगों की नींव को भी पनपने से तभी बचाया जा सकता है जब अच्छा आहार गर्भावस्था में लिया जाएगा। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं सात्विक, संतुलित और संस्कारित आहार किसे कहते हैं। सात्विक आहार, जैसे हर एक व्यक्ति के अंदर एक गुणों का सम्मिश्रण होता है। आपके अंदर, मेरे अंदर, गर्भवती के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर क्या होता है कि किसी के अंदर सतोगुण अधिक होता है, किसी के अंदर रजोगुण अधिक होता है, किसी के अंदर तामसिक गुण अधिक होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों के आधार पे भोजन का चयन करता है। व्यक्ति अपने गुणों के आधार पे भोजन का चयन करता है। अगर राजसिक प्रवृत्ति वाला होगा तो राजसिक आहार चयन करता है, और तामसिक व्यक्ति होगा तो तामसिक आहार ग्रहण करता है। सात्विक प्रवृत्ति वाला होगा तो सात्विक आहार का चयन करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, कि अगर राजसिक आहार और तामसिक आहार करने वाला व्यक्ति भी अगर कुछ दिन के लिए सात्विक आहार ग्रहण करे, एक लंबे समय के लिए सात्विक आहार ग्रहण करे, तो कुछ ही दिनों में उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है और उसके थॉट प्रोसेस में सात्विक विचार आने लगते हैं, उसकी प्रवृत्तियां सुंदर हो जाती हैं। तो इसीलिए गर्भवती माता को कह रहे हैं कि पिछला आपका जीवन जैसा भी हो, जैसा भी आप आहार रखते थे, लेकिन जैसे ही गर्भधारण किया, आपने उसका पता चला, तब से आपको सात्विक आहार चयन करना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं सात्विक आहार किसे कहते हैं, राजसिक आहार की श्रेणी में क्या आता है, और तामसिक आहार किसे कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उदाहरण आता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिर लभते सर्व ग्रंथिनाम विप्र मोक्ष। मतलब सात्विक आहार जब हम ग्रहण करते हैं तो आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि निर्मल हो जाती है, और बुद्धि निर्मल जब हो जाती है तो मन में जितने प्रकार के संशय हैं, भ्रम है, सब चले जाते हैं, और तब मुक्ति का मिल पाना संभव हो जाता है। तो सात्विक आहार किसे कहेंगे हम? आज जो हम बात करने वाले हैं वो पूर्णतः शाकाहारी होगा। तो सात्विक आहार के अंतर्गत शाकाहारी भोजन दाल, चावल, गेहूं, रागी, नट, अंकुरित, नारियल, मिल्क मतलब दूध, दही और जितने प्रकार के फल हैं, ये सभी सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं। और सात्विक आहार मन को शांति देता है, आरोग्य बढ़ाता है, बल बुद्धि का विकास करता है, मन में पवित्र विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो जितने प्रकार के यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सात्विक आहार की श्रेणी में आते हैं। फिर ये जो सात्विक आहार हैं, साग सब्जियां तरकारी जो भी दिख रहे हैं, इनको हम कम मसालेदार, कम तेल वाला, उचित मात्रा में जब लेती है गर्भवती माता, तो सुपाच्य होने के कारण और ताजा होने के कारण बहुत अच्छे से उसका पाचन हो जाता है, और वही माँ को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करता है, जिससे माँ भी स्वस्थ होती है और शिशु भी। तो और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी ये सात्विक शाकाहारी भोजन है, अगर गर्भवती माता के घर पर अगर थोड़ा घर में जगह हो या बाड़ी में जगह हो, तो वो प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित करने के लिए थोड़ा प्रयास करे, या उनके उस क्षेत्र में जहाँ रहते हैं उस आसपास में अगर प्राकृतिक तरीके से बिना केमिकल रासायनिक खाद डाले अगर कोई अनाज का उत्पादन हो रहा है, सब्जी दाल अगर मिल रहा है, तो उसका सेवन माँ को करना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन में धीमी धीमी आंच में पकाया गया भोजन बहुत पौष्टिक होता है, और उसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। आपको बता दें, जो हमको मिट्टी के बर्तन में जब हम भोजन पकाते हैं तो 16 से 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व
केवल मिट्टी के बर्तन में पकाने मात्र से हमारे भोजन में आकर के हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इसके ऊपर जो पूरी आपने द्वारिका पूरी आप सुने होंगे, पूरी में खिचड़ी बनता है मिट्टी के बर्तन में। तो उस खिचड़ी को लेकर के दिल्ली के प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया, तो उसमें पाया गया जो दाल के जो प्रोटीन हैं वो 87% मौजूद थे। और जब हम घर में कुकर में बनाते हैं 2 सीटी में 3 सीटी में पक जाता है, उसको लेकर के जब टेस्ट किया गया तो केवल 13% ही प्रोटीन बचा था, बाकी 87% पूरा नष्ट हो गया था। इसलिए हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे पास अगर समय है, अब हम इस स्वास्थ्य के लिए अगर जागरूक हो पाएँ, तो हमको धीमी-धीमी आँच में और मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन में कर लीजिए। स्टील का बर्तन न्यूट्रल होता है, वो ना तो पोषक तत्व देता है और ना ही जहर देता है, वो बीच का है। और मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाएंगे तो 16-17 प्रकार के पोषक तत्व आपको फ्री में मिल जाएंगे। और जर्मन बर्तन तो हमको उपयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो षड्यंत्र के तहत हमारे इस देश में आया है। जब हमारे क्रांतिकारी जेलों में रहा करते थे पहले, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, तो उनको धीमा जहर देकर मारने के लिए ये जर्मन बर्तन का आविष्कार हुआ है। हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे कि हमारे क्षेत्र में बॉक्साइट उसका रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन जानबूझ करके जहर है तो जहर को क्यों उसको खोदना है, तो उसके लिए ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये जो विदेशी षड्यंत्र, इसको उनको जब पता चला तो इसका आविष्कार किया, और आज देखिए हर एक गरीब की कुटिया में जर्मन बर्तन पहुंच गई है। तो हमको जागरूक होना चाहिए। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को आपको बता सकती हूँ कि मेरे घर में पिछले 8 सालों से जर्मन बर्तन का उपयोग नहीं होता, और मिट्टी के बर्तन में हम यथासंभव भोजन पकाते हैं। और अभी 20 दिन से मिट्टी के बर्तन में ही अमृतासन बना रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। तो आप भी इसके लिए जागरूक हों, तभी आप जब गर्भवती को बताएंगे तो आपकी वाणी में वो प्रभाव आएगा और उनको प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से जब हम भोजन पकाते हैं और बैठ करके चबा चबा कर अच्छे से लार के साथ हम प्रेम पूर्वक शांत भाव के साथ जब भोजन करते हैं, उसको हम कहते हैं सात्विक आहार। और ये सात्विक आहार मन को शांति प्रदान करता है, मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं, और ये शिशु के मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करने में सहायक होता है। फिर राजसिक आहार किसे कहते हैं? राजसिक आहार कड़वा, नमकीन, अति तिक्त, खट्टा, अति गरम, सूखा, इस प्रकार के जो भोजन होते हैं वो दाहकारक होते हैं। तो इसलिए इस भोजन से हमको बचना चाहिए। अगला है तामसिक आहार। तामसिक आहार तो गर्भवती माता के लिए हम कहते हैं कि पूर्णतः निषेध ही है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेस्वाद होता है, दुर्गंध युक्त होता है, अस्वच्छ होता है, बासी खाना। जैसे कि हमने खूब सारा बना दिया और बनाने के बाद फ्रिज में रख दिए, और फ्रिज में रख करके उसमें से निकाल कर खा रहे हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर देता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर जितने भी चाय, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मांसाहार, नशा, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, ये सभी जो है तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो तामसिक भोजन पूर्णतः निषेध है गर्भवती माता के लिए। और मांसाहार समझदारी नहीं, लाचारी है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो वो मानवता को त्याग कर ही कर सकता है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए हमको बचना चाहिए, और गर्भवती माता को तामसिक भोजन के लिए आप निषेध ही बताइए कि वो ना करे। फिर एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर और समझने की आवश्यकता है कि जो जठराग्नि है उसको यज्ञाग्नि के समकक्ष माना गया है। जैसे हम पहला निवाला भोजन का लेते हैं, तो उस समय पहला निवाला जैसे ही मुंह में जाता है तो आमाशय से आमाशय रस निकलता है, और लिवर से पित्त, जो पित्ताशय में स्टोर होता है, तो पित्त रस आता है, और पैंक्रियाज से इंसुलिन रस, ये तीनों रस जब मिलते हैं तो ये जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, और और यही भोजन को पचाता है। तो ये जो जैसे कि हम मुख में सॉरी, जैसे हम ये यज्ञ के कुंड में जैसे कि अपवित्र वस्तु नहीं डालते, और शुद्ध सात्विक स्वच्छ चुन चुन करके जड़ी बूटियों की औषधियों को हम डालते हैं और पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं, बस ऐसे ही भोजन में भी, मुख भी ये शरीर जो भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये भी यज्ञ के समान है। इसलिए इस जठराग्नि में भी अपवित्र वस्तु हम ना डालें, इसका कॉन्सेप्ट अभी वैज्ञानिक लोग भी समझ रहे हैं। तो उनका कहना, और इसके बारे में जो हमारे न्यूट्रिशनल साइकेट्रिस्ट, जो पोषण मनोचिकित्सक हैं, उनका कहना है
और वो जो है इसको मूड फूड के रूप में पढ़ाते हैं। मूड फूड मतलब जो हमारा शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन हमारा मस्तिष्क का एक बड़ा मस्तिष्क हमारा एक मेन जो है वो मस्तिष्क ऊपर में है, और पेट में भी एक छोटा मस्तिष्क है जिसको गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। तो जो पेट में भी एक छोटा ब्रेन होता है, वो 10 करोड़ न्यूरॉन्स के साथ बना होता है, और ये हमारा मेन मस्तिष्क के साथ में न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में कनेक्ट रहता है। और जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट से 2 प्रकार के रस रिलीज होते हैं। एक है सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स है, और दूसरा है गाबा। तो जब हम गर्भवती माता अच्छा आहार ग्रहण करती है तो उससे अच्छा रस मतलब सेरोटोनिन हार्मोन्स निकलता है जो माँ को खुश रखता है। जैसे हम कहते हैं कि गर्भावस्था में माँ को तनाव में नहीं रहना चाहिए, माँ को प्रसन्न रहना चाहिए, माँ को खुश रहना चाहिए। तो माँ कैसे खुश रहेगी? जब अच्छा आहार माँ को मिलेगा तो माँ खुश रह सकती है, और उस हैप्पी हार्मोन्स के कारण माँ को जो है उसके अंदर फ्री महसूस होता है और खुशियाँ आने लगती है, और वो फ्री माइंड के साथ में वो बाकी भी एक्टिविटीज कर सकती है। दूसरा है गाबा। गाबा नामक जो केमिकल हार्मोन्स है, वो तब निकलता है जब अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारे पेट में हो। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया कैसे निकलेंगे? वो अच्छे केले से, दही से, जौ से पनपते हैं। तो इसके लिए भी हमको दोपहर के आहार में या फलों के साथ में हमको इन तत्वों को भी जोड़ना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो हमारा पेट खराब होने लगता है। तो चूंकि दोनों का कनेक्शन है इसलिए दोनों प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगर दिमाग को ठीक रखना है तो फिर आपको अच्छा आहार लेना चाहिए। तो ये अभी जो हमारे पोषण मनोचिकित्सक हैं इन्होंने बताया, और इसको वो मूड फूड के रूप में बता रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मूड फूड मतलब वही पौष्टिक आहार, सात्विक आहार जो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आता है संस्कारित भोजन। हम भोजन को संस्कारित कैसे कर सकते हैं? देखिए, भोजन पर मानवीय विद्युत का प्रभाव पड़ता है। जैसे इसीलिए हम लोग बलि वैश्व करने के लिए लोगों को बताते हैं। महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र रणवीर सिंह, तो किसी कारणवश जब उनको जेल हो गया, तो वो जेल में भी रहते थे तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और वो जेल में रह कर के भी वो बहुत अच्छे से गीता, महाभारत, पुराणों का अध्ययन किया करते थे। और प्रतिदिन जब उनके पिताजी महात्मा आनंद स्वामी जो गायत्री के सिद्ध साधक रहे, तो वो जब मिलने के लिए जाते थे अपने पुत्र से, तो उनसे जब मिलते थे तो हमेशा अपने पुत्र को जेल में होते हुए भी मुस्कुराते हुए देखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो मिलने के लिए गए थे, उनका बेटा रणवीर वो रो रहे थे। तो पिता ने पूछा कि पुत्र, मैं तो हमेशा तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूँ, आज क्या हो गया? तो उन्होंने अपनी पूरी वृतांत बताई कि आज रात को जब मैं सोया था तो सपने में मैंने देखा, स्वप्न में, कि मैं अपनी माँ को भगवान के समान मानता हूँ, पर उनके साथ में पूरा उनके बालों को पकड़ करके घसीटते हुए लहूलुहान कर रहा हूँ, मार रहा हूँ। तो ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? ऐसे सपने में भी कैसे आ सकता है, और ऐसा सपना मैं कैसे देख सकता हूँ? तो इसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पिताश्री, इसीलिए आज मेरा मन बहुत दुखी है और अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो पिताजी उनके बोले महात्मा आनंद स्वामी कि आप चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ ये किस कारण। तुमने बाहर होटल से भोजन तो नहीं कर लिया, कुछ दूसरी चीजें तो नहीं खा ली? बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाया। तो बाद में जेलर साहब से मिले और कहा कि सब पता करने के बाद कि आज कल भोजन किसने बनाया था? महात्मा आनंद स्वामी खोज करने लगे कि कल भोजन किसने बनाया था? तो बोले जी, वहाँ जेल का जो रसोइया था, वो रसोइया 2 दिन छुट्टी पर है, इसलिए हम अभी नया-नया जो कैदी आया है 2 दिन से उसी के हाथों से बनवा रहे हैं। तो बोले अच्छा, उसका फाइल निकालिए। तो एफआईआर दर्ज, उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी, तो उसका एफआईआर दर्ज वाला रिपोर्ट निकाला और पढ़ने पर पता चला कि वो अपनी माँ को वैसे ही घसीटता हुआ, मार के मर्डर करके वो अभी जेल में आया हुआ था। तो चूंकि 2 दिन ही हुआ था ऐसा वो कृत्य करके आया था, कांड करके आया था, तो वही विचार उस कैदी के दिमाग में घूमता रहता था। और भोजन बना रहा है तो वही विद्युत उसके मस्तिष्क का विचार, उसका प्रभाव जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, वो भोजन के माध्यम से रणवीर सिंह के पास में चला गया और स्वप्न स्वप्न उसको आने लगे।
इसीलिए कहते हैं कि भोजन परोसने वाले, भोजन बनाने वाले और भोजन करने वाले, ये तीनों को ही बड़े शांत भाव के साथ में, दिव्य विचारों के साथ में मौन रह करके मंत्र का श्रवण करते हुए, कुछ अच्छे गीतों का, भजन का श्रवण करते हुए भोजन करना चाहिए। अपने हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दिन भर प्रभावित होता है, मानवीय चुंबकीय विद्युत का प्रवाह होता रहता है, उसका प्रभाव हमें पड़ता है, हमारे भोजन के साथ में पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी भोजन पकाएं दें तो हमको ध्यान रखना है कि क्रोध के विचारों से, ईर्ष्या जलन के विचारों से हमको होकर के भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए और ना ही परोसना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा अन्न संस्कारित होता है ईमानदारी की कमाई से, श्रम की कमाई से। तो आपके घर में गर्भवती माता को हम समझाएं कि आपके घर में जो भी कमाई करने वाले हैं वो ईमानदारी की कमाई ही घर लेकर के आए, अन्यथा वो पूरे पाप का भाजन हर किसी को बनना पड़ सकता है। इसलिए आपका विचार, आपकी भावनाएं भोजन को प्रभावित करता है, इसलिए दिव्य विचारों के साथ भोजन बनाएं। और चौथा है, बलि वैश्वदेव यज्ञ करके मंत्र उच्चारण के साथ में भोजन करना चाहिए। जैसे कि 3 शरीर हमारे होते हैं, तो स्थूल शरीर जो है वो शरीर का पोषण करता है और ठोस भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है सुबह। सूक्ष्म शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का पोषण करता है, सप्त धातुओं में परिणत होकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और तीसरा जो कारण शरीर है, उससे मन बनता है। तो गीता के अध्याय 17 में कहा गया है कि अन्न अधर्म की कमाई का ना हो, श्रम और ईमानदारी से कमाया गया हो, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य है। इसे केवल कहावत तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे हमें अपने जीवन में चरितार्थ भी करना चाहिए। अब आपने ईमानदारी की कमाई तो कर ली, अब क्या करना चाहिए भोजन को संस्कारित करने के लिए? एक तो कई लोगों में ये होता है, आदतें उनकी रहती है बढ़िया, कि वो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। तो ऐसा कर सके तो अच्छा है। या जहाँ पर प्रज्ञा मंडल हो, महिला मंडल हो, गायत्री परिवार से जुड़े हों, या चाहते हैं कि जहाँ श्रेष्ठ कार्य हो उनके लिए मुझे नित्य प्रति 1 रुपए निकालना चाहिए, तो उसके लिए भी आप एक मुट्ठी अन्न निकाल लीजिए, 1 रुपए निकाल करके भी उसको इकट्ठा करके और माह के अंत में या साल के अंत में श्रेष्ठ जगह उसको दान करना चाहिए, उससे भी अन्न संस्कारित होता है। दूसरा, आप जब भोजन बनाए नहा धो करके, तो 5 आहुति आपको इस तरीके से देना है। जैसे तांबे का पात्र दिख रहा है, ये 3 बाई 3 का तांबे का पात्र है, गैस के बर्नर के ऊपर में फोटो में दिखाई दे रहा है। ऐसा आप रख लीजिए, गुड़ घी मिला करके 5 आहुति इन मंत्रों से दीजिए। कौन सा मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदम नमः। ब्रह्म देवता के लिए पहली आहुति, उसके बाद फिर से छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इन मंत्रों के साथ में देवेभ्य इदम नमः करके समर्पित कीजिए। तो ये देवताओं के लिए, ब्रह्म के लिए, ऋषि के लिए, नर के लिए, भूत के लिए 5 आहुति पंच महायज्ञ के समान ये लाभकारी देता है। जैसे कि गायत्री माता का जो अलंकारिक चित्र पंचमुखी वाला हम सब ने देखा होगा, वो पंच देवों का चित्र प्रतीक है। तो जैसे पंच तत्व होता है, पंच गव्य होता है, पंच रत्न होता है, न्याय पंच होता है, और जड़ी बूटियों का पंचांग होता है, और पंचामृत होता है। तो ये 5-5 का बड़ा संयोग है, बड़ा योग है। तो वैसे ही ये 5 जो आहुतियां हैं, ये अद्भुत लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बरगद का छोटा सा बीज, उसको लगा देते हो, कितना विशाल बरगद का वृक्ष बन करके हमारे सामने आ जाता है। एक छोटी सी चिंगारी अवसर पाते ही कितना दावानल पैदा कर देती है और दुनिया को जलाकर राख कर सकती है, इतनी ताकत उसके अंदर होती है। छोटा सा शुक्र, छोटा सा शुक्राणु, जीवाणु, अंडाणु इतना अवसर पा करके इतना चमत्कारिक हमारे सामने परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं। बस ऐसे ही ये छोटा सा दिखने में तो बाह्य स्वरूप इस छोटे से यज्ञ का केवल 2 मिनट का उपक्रम होता है 5 आहुति देने में, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। जब हम ब्रह्म को देते हैं तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब हमको समझना चाहिए। जब मतलब को समझ लेते हैं, उद्देश्य को समझ करके जब आहुतियां समर्पित करते हैं, तो उसके कारण हमारे जीवन में, हमारे मन में, मस्तिष्क में उसके प्रति अच्छे विचार आने लगते हैं, और वो अच्छे विचार ही हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं, परिष्कृत करते हैं। तो पहला जो आहुति है ब्रह्मदेव के लिए वो है कि ईश्वर और जीव के प्रति पारस्परिक आदान प्रदान का जो प्रवाह है वो हमेशा बना रहे, अटूट रहे। इस भाव के साथ हम ब्रह्मदेव को समर्पित करते हैं। देवताओं को जब आहुति देते हैं तो हम विचार करें कि देवताओं के समान जो उनके जो देवत्व के गुण हैं,
कर्म है, स्वभाव है, वो हमारे भीतर और हमारे शिशु के भीतर आ रहा है, ऐसा भाव करके हम उनको समर्पित करें। तीसरा है ऋषि। ऋषि हमेशा पिछड़ों को ही हमेशा ऊपर उठाने में लगे रहते थे, उनका जीवन पिछड़ों के लिए ही, दिन दुखियों के लिए हमेशा समर्पित रहता है। तो हमारे भीतर भी दया, करुणा, ममता, उदारता जैसे दिव्य भावनाओं का विकास हो, उसके लिए हमको तीसरी आहुति ऋषियों को देना होता है। और चौथी आहुति नरेभ्य इदम नमः, मतलब मानवीय गरिमा के अनुकूल हमारा जीवन होना चाहिए। तो जहां पर हम रह रहे हैं उस वातावरण को, उस समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए हमको प्रयास करने का भाव उसमें जुड़ा होता है। और पांचवी आहुति है भूतेभ्य इदम नमः, मतलब प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता का विस्तार ही भूत यज्ञ है। और इसी में हमारे पितर भी आते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए सद्व्यवहार पूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए। और जितने भी वनस्पति वृक्ष है उनका विकास विस्तार करने का संकल्प लेकर के जब हम ये 5 आहुति देते हैं तो इनके उद्देश्य चूंकि इतने बड़े हैं, इसलिए ये भी अद्भुत परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इस तरीके से हम भोजन को संस्कारित करें, सबके साथ शेयर करें। इसी को बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। बलि मतलब उपहार, अनुदान, भेंट, और वैश्व मतलब विश्व के लिए, और देव मतलब दिव्य प्रयोजन के लिए। तो श्रेष्ठ प्रयोजन, दिव्य प्रयोजन के लिए दिया गया अनुदान, उपहार या भेंट को ही हम बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। तो इससे अन्न जो है संस्कारित होता है। अब आते हैं हम संतुलित आहार। संतुलित आहार जैसे कि गर्भधारण के पूर्व आपको हमने बताया कि 3 माह पहले से ही हमको प्रयास करना चाहिए कि उनको फोलिक एसिड और आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि भरपूर मात्रा में हो, तो गर्भावस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरा है आहार। आहार ऐसा मां चयन करे जो उपयुक्त मात्रा भी हो और पौष्टिकता भी उस आहार में होना चाहिए, तब वो लाभकारी होगा। और तीसरा मूलभूत। मूलभूत तो जो हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं वो है, और इसके अतिरिक्त हमको अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। एक उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर का पीएच वैल्यू कितना है, तो 7.4 होता है। तो हमारे भोजन में 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय खाद्य पदार्थ होना चाहिए। तो जितने भी हम फल, सब्जियां, जो शाकाहारी भोजन, फाइबर युक्त, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो हम फल सब्जियां भोजन करेंगे, उसमें भरपूर मात्रा में क्षारीय पदार्थ होते हैं। इसलिए वो 80% मतलब ज्यादातर हमको 80% हमको इस प्रकार के खाद्य पदार्थ हमको शामिल करना है, और 20% हमको अम्लीय। तो वो भी कैसा अम्ल होना चाहिए, जैसे कि अखरोट अम्लीय होता है लेकिन ये स्वस्थ कैटेगरी में आता है, इसलिए इस तरीके का आहार हमको चयन करना है। और ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे कि मैदा है, मैदा से बनी हुई चीजें हैं, शक्कर है, मांस है, ये जो है घातक होते हैं। इस प्रकार से इसको हमको भोजन में शामिल नहीं करना है। कभी कभी जैसे कर रहे हैं तो मैदा से बनी चीजें, शक्कर कर सकते हैं, पर मांस तो बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि उससे तो बहुत नुकसान होगा शिशु के लिए भी और आपके लिए भी, गर्भवती माँ के लिए भी। तो संतुलित आहार का कुछ प्रपोर्शन, अनुपात, ऐसा कुछ रेशियो है। जैसे कि हमारा जो थाली में जो हम भोजन लें, तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि 40% हमको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 40% हमको प्रोटीन, 15% हमको वसा, और 5% अतिरिक्त हमको खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, बहुत थोड़े मात्रा में विटामिन। तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, इसका विस्तार करते हैं, आइए देखते हैं। इस ज्यादा बड़ा भाग जो हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की आवश्यकता होती है, और बहुत कम हमको खनिज, विटामिन, सूक्ष्म पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए रहता है। और 5वां जो है जल, पर्याप्त जल होना चाहिए, 8 से 10 गिलास। इसे कैसे आप गर्भवती माता को समझाएंगे? वहां पर तो आप उनको सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट लेना है, विटामिन लेना है, ऐसा नहीं समझा सकते। ये आपके समझने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है, ये हमको याद होना चाहिए। तो मक्का में, जवारी में, सोयाबीन में, बाजरे में, जौ में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये जो लाई दिख रहे हैं, लाई है ना, ये पॉपकॉर्न है, और धान से लाई बना हुआ है, जौ से बना हुआ है, ये चने का है, और ये
बतासे हैं, तो इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जब वो भोजन में शामिल करेगी तो 60 से 70% उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और ये अलग-अलग प्रकार के ब्राउन राइस हैं, चावल जो हम नित्य प्रति भोजन करते हैं, रागी में, कोदो में बहुत अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे हम चावल का भोजन करते हैं ना, तो वो एक साथ ग्लूकोज छोड़ देता है, तो अल्कोहल छोड़ देता है, अल्कोहल रिलीज करता है, तो हमको नींद आने लगती है। लेकिन जैसे हम कोदो खाते हैं और ये रागी यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, परत दर परत हमको ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी बीच-बीच में माँ को लेने की आवश्यकता है। फिर आलू में, शकरकंद में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन क्या से मिलता है? दूध से, दही से, दाल से, बीन्स से, तो बदल-बदल कर दाल माँ को लेना चाहिए। तो जो मसूर जो होता है वो दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। तो ये ध्यान रखें कि जिन गर्भवती माताओं को प्रसव के बाद में जैसे कि दूध की कमी हो जाती है, दूध नहीं बच्चे को पिलाने के लिए नहीं हो पाता, तो उनको ये मसूर दाल खिलाएँ और गर्भावस्था में भी मसूर दाल वो लें। और मूँग दाल सुपाच्य होता है, तो ये कब्जियत नहीं करेगा और अच्छे से पाचन होगा, तो ये छिलके सहित दाल का भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद वसा जो हमको 15% मतलब एक दिन में माँ को तेल के रूप में केवल 5 छोटे चम्मच की ही आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन-सा वाला तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? जो जमते हैं, जमने वाले सैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो जमने वाला तेल हमको नहीं लेना है। कौन-सा लेना है? नहीं जमने वाला और रिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड का मतलब ही होता है पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, तत्वहीन। तो वो उससे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमको पेड़ाया हुआ, घानी का पेड़ाया हुआ हो या पतंजलि में अब आने लगे हैं, तो इस तरीके से और घर में बनाया हुआ घी भी आप ले सकते हैं। तो कितना लेना है? 1 दिन में कम से कम छोटे 5 चम्मच, छोटे चम्मच में 5 चम्मच ही केवल आवश्यकता होती है। तो ये शुद्ध होना चाहिए जो और सरसों का तेल ले सकते हैं, अलसी का तेल ले सकते हैं। ये हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कनोला भी ले सकते हैं सूरजमुखी का, तो मूँगफली का भी ले सकते हैं। तो जो आपको लगता है कि इसमें से जो लेना चाहिए वो लीजिए, पर ध्यान ये रखना है कि ये रिफाइंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है विटामिन। तो सभी प्रकार के फल, सब्जियों में और सलादों में भरपूर विटामिन्स होता है, इसलिए एक-एक इसको गिन करके समझाना ये कन्फ्यूज़ करेगा। इतना ध्यान रखिए कि सभी प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फल, खट्टे फल, मीठे फल, ये सभी इसमें भरपूर विटामिन्स होता है, तो ये उनको लेने के लिए कहा जाए। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि कद्दू हो गया, शलजम हो गया, गाजर, शकरकंद, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए मिलता है जो आँखों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी, है ना? ये कुछ दालों में, सब्जियों में, चावल में, दूध, फल में, नट्स में, मूँगफली और कोकोनट में जो नारियल का वो खोपरा होता है उसमें मिलता है ये। और सी, ये आँवला, नींबू जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी होता है। यही माँ का और गर्भस्थ शिशु का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए ज़रूर खट्टे फलों का सेवन माँ को करना चाहिए। उसके बाद ई और के, ये विटामिन ई के कैसे मिलता है? ये तेल में, बीज में, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। उसके बाद में जो शिशु का निर्माण हो रहा है, हड्डियाँ मजबूत हों, उसके लिए कम से कम माँ को प्रतिदिन 30 से 45 मिनट धूप में बैठना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए। ये निःशुल्क है, अवश्य माँ को धूप का सेवन करना चाहिए। तो कब का धूप का सेवन किया जाए? तो सूर्य उगता हुआ होता है ना, उस समय से लेकर के 2 घंटे बाद तक का धूप बहुत उपयोगी होता है। उसके बाद और कहाँ-कहाँ विटामिन मिलता है? ये अंकुरित अन्न में, अनाज भी है, फल भी है, सब्जी भी है, औषधि भी है, सस्ता भी है, सुपाच्य भी है, स्वदेशी भी है। तो ये बहुत ही जीवंत आहार कहते हैं अंकुरित अन्न को, तो इसमें भरपूर विटामिन होता है, इसे भी माँ बीच-बीच में इसका सेवन करे। यहाँ पर चना बस दिख रहा है, पर आप उसमें मूँगफली और हाँ, ये यहाँ पर दिखेगा आपको। ये दिख रहा है, मूँग भी है, मूँगफली भी है और आप इसमें चना मिला करके, गेहूँ भी मिला सकते हैं,
और इस तरीके से अंकुरित का अन्न लेने के लिए भी प्रेरित करें। फिर और चाहिए होता है माँ को क्या, आयरन और फॉलिक एसिड। तो ये आयरन किस लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा होगा तो शिशु को ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगा, और माँ के लिए भ्रूण के लिए जरूरी है। फिर प्रसव के दौरान खून की कमी ना हो उसके लिए आयरन जरूरी है। ये क्या से मिलेंगे, ये मिलते हैं गुड़ से, बाजरे से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, रागी से, और दालों में भी मिलता है। फिर फॉलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब सेरेब्रल का निर्माण हो रहा होता है उसके कॉर्टेक्स का, तो ये फॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है, और ये भी हमको हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। फिर कैल्शियम चाहिए माँ को, क्यों, क्योंकि शिशु के अस्थियों और दांतों के बनने के लिए, स्तनपान के दौरान उच्च मांग की आपूर्ति के लिए, कैल्शियम अवशोषण के लिए, विटामिन डी के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमको पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, छाछ, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। अब फल सब्जियां भरपूर मात्रा में माँ को लेना चाहिए, और ये एक कॉन्सेप्ट है रेनबो डाइट, सतरंगी। ये है एंटीऑक्सीडेंट, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से। क्यों, ये बहुत अच्छा दिख रहा है इसलिए आपके बीच में नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इसमें अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि ये लाल कलर है ऊपर का दिख रहा है, उसमें लाइकोपिन लाइकोपिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और पीले कलर में बीटा कैरोटीन होता है, और हरे हरे कलर में क्लोरोफिल होता है, और ये ब्लू कलर में एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और आपको बता दें ये जो टमाटर है ना, टमाटर में 95% एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है आप नहीं जानते तो भी इतना ध्यान रखिए कि इस प्रकार के रंग बिरंगे जो सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद हैं, इनका सेवन बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो कुछ मुक्त ऑक्सीजन के कण हमारे शरीर से निकलते हैं जो सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए जो है ये पोषक तत्व जरूरी है। तो ये उनके साथ युद्ध करता है, लड़ता है, और हमको हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करता है। फिर जल का कॉन्सेप्ट, जैसे कल हमारी दीदी जी मेघा राठी दीदी ने बताया था कि जल को कैसे संस्कारित करें, जल पर भी आपके भावों का प्रभाव पड़ता है। तो जो इमोटो, जापानी साइंटिस्ट इमोटो हैं हुए, उन्होंने जल के क्रिस्टल पर अध्ययन किया। तो ये देख रहे हैं सुंदर सुंदर चित्र, उन्होंने क्या किया, एक नल से जल ले लिए और अलग अलग पात्रों में उन्होंने रख दिया, और अलग अलग पात्रों में रखने के बाद में हर एक को अलग अलग भाव दिए। किसी को अच्छे भाव, किसी को नेगेटिव भाव, नकारात्मक भाव दिए गए। किसी को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, किसी किसी को कहा धन्यवाद, किसी को कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हें मार दूंगा, तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो। इस तरीके से भाव दिए गए, और हर एक के साथ चिपका दिया गया। जैसे जैसे भाव दिए गए वैसे वैसे ही उसके आगे लिख करके चिपका दिया गया, और इस पर स्टेथोस्कोप से इसका क्रिस्टल का जब जांच किया गया तो पाया गया कि जिन जल के पात्र के साथ में अच्छा भाव दिया गया था, उसके जो क्रिस्टल हैं वो सुंदर सुंदर बने थे, और जिनके साथ नकारात्मक भाव के साथ में व्यवहार किया गया था, उनके जो क्रिस्टल हैं वो अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित थे। तो आप जब भी भोजन बनाएं, जब भी आप पानी पिए, तो उस समय आप अच्छे विचारों के साथ में जल को पिए। पीते समय अमृत तत्व को ग्रहण कर रही हूँ, ऐसा अगर आप भाव करते हैं, और ये जल मेरे शिशु को भी पोषण पहुंचाए, ऐसा भाव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके दिव्य विचार, दिव्य भाव जल के माध्यम से भी शिशु तक पहुंचेगा। क्योंकि शिशु भी गर्भावस्था में गर्भ जल में ही पल रहा होता है, तो इसलिए गर्भ जल भी प्रभावित होता है आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से। तो इसलिए प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी माँ को पीना चाहिए, और अच्छे विचार के साथ पीना चाहिए। जब भी आपको क्रोध आए तो कुछ देर शांत बैठ जाएं, और उसके बाद फिर से इसी प्रकार सुंदर विचारों का भाव दे करके जल हमको ग्रहण करना चाहिए। शिशु विकास में गर्भाहार के 4 मुख्य कार्य होते हैं, कि जो भी गर्भावस्था में माँ भोजन करती है उसके 4 मुख्य कार्य होते हैं। मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर बनता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, पाचन को मजबूत बनाता है। ये उसका पिलर आप देख रहे हैं। तो शुरू जो है ब्रेन का डेवलप हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है। तो उस समय माँ को चाहिए, शुरू के 3 माह में मस्तिष्क मतलब ब्रेन का विकास हो रहा है, उस समय क्या खाना चाहिए माँ को? उस समय माँ को चाहिए ये डीएच क्या है? ये डीएच जो है एक एसिड होता है जो
जो अखरोट में, दूध में और अलसी में पाया जाता है, ओमेगा 3 नामक अलसी में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं उनको अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्भावस्था के शुरू के 3 माह में दिए जाएं तो अच्छे से ब्रेन का डेवलप होगा। फिर उसका शरीर का विकास हो रहा है तो उसके लिए चाहिए प्रोटीन, उसके लिए चाहिए कैल्शियम, विटामिन डी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट्स चाहिए, मतलब वसा चाहिए, जो आपको पीछे हमने बता दिया है। तो इस तरीके से आयोडीन चाहिए थायराइड के लिए अच्छा हो उसके लिए। तो और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है जब खट्टे फलों का माँ सेवन करेगी। विटामिन ई, सी, जिंक इस प्रकार से जब वो सेवन करती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। और ये एफओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये किससे मिलता है ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। गर्भावस्था में ध्यान रखने योग्य बातें और क्या क्या बात माँ ध्यान रखे गर्भावस्था में, ये समझते हैं। तो बैगन, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़, गरम मसाला, केसर, ये तासीर में गर्म होते हैं, इसलिए गर्भपात की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन तत्वों का, इन वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का सेवन माँ कम करे। और एलर्जी पैदा करने वाले, जैसे कि उनको पता चल जाएगा किसी चीज को खाने से, कई बार किसी को बैगन खाने से एलर्जी हो जाता है तो बैगन को वो ना खाए और पपीता ना खाए। सरसों, बाजरा, गुड़, गरम मसाला, केसर, ये सब गरम तासीर वाले होते हैं तो इनको कम मात्रा में ले और शुरू के 3 महीने ना ले तो अच्छा है। और उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मान लेती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। गर्भावस्था में क्या न खाएं, फ्रिज में रखे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, चिकन, मटन, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला, चाय, कॉफी, मैदा से बने खाद्य पदार्थ, पिज्जा, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, कृत्रिम और मिलावटी भोजन, तेज मसाले और तेली भोजन, ऐसा कोई भी पदार्थ न खाएं जिससे एलर्जी होने की संभावना हो या पचने में भारी हो या देर से पचता हो। तो ये इससे परहेज करें। मांसाहार से बचें। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी मांसाहार में आपको कि जंतु विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण किया गया तो जो इंसान है वो शाकाहारी प्राणी के वर्ग में आता है। क्यों? शाकाहारी प्राणी और जो मांसाहारी प्राणी हैं उन दोनों का जब वर्गीकरण किया गया तो देखा गया कि जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत, हाथों के नाखून और दांत उनके नुकीले होते हैं, उनका जो आंत होता है बहुत छोटा होता है। तो जब वो मांस को अपने नाखूनों से, दांत से वो चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, आगे निकले हुए नुकीले होते हैं, तो जब उससे वो फाड़ करके वो मांस का सेवन करते हैं और चूंकि आंतें उनकी छोटी होती हैं इसलिए अपचा मांस जो है सुबह वो निकल जाता है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, उसका तो आंत है वो 32 फीट का होता है, तो वो अगर वो मांस का सेवन करेगा तो क्या होगा, तो वो मांस अंदर में सड़ेगा, पचेगा नहीं और सड़ेगा और इसके कारण फिर गठिया, बात और हार्ट अटैक जैसी नाना प्रकार की बीमारियों का सूत्रपात फिर हो जाता है मांस के सेवन से। तो इसलिए आंतें जब लंबी होती हैं इसके कारण वो अपचा मांस सुबह नहीं निकल पाता और पेट के अंदर रह करके सड़ने लगता है, तो इसीलिए मना किया जाता है। और चूंकि उसका भोजन है ही नहीं, शाकाहारी प्राणियों की बनावट अलग होती है और मांसाहारी प्राणियों की भी बनावट अलग होती है। जैसे आप देखे होंगे गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब चूस चूस कर पानी पीते हैं, वैसे ही इंसान भी चूस चूस कर पानी पीता है। तो ये शाकाहारी प्राणी की पहचान है। और मांसाहारी प्राणी जितने जितने भी हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो और जो शेर होते हैं, इन लोग कैसे करते हैं, ये पानी को चाट चाट कर पीते हैं, ये चूस चूस कर नहीं पीते। तो ये मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी का पहचान है। तो शाकाहारी प्राणी की श्रेणी में इंसान आता है, इसलिए उसको उसके आधार पर भोजन का चयन करना चाहिए, अन्यथा ढेरों रोगों का कारण ये गलत खान पान से हमको होने लगता है। फिर धूम्रपान से बचें। सभी जानते हैं धूम्रपान हमारे लिए अच्छा नहीं है। गर्भवती माता तो निश्चित रूप से धूम्रपान से बचेगी, लेकिन अपने पति को भी गाइड करे, परिवार वालों को भी समझाए कि इस वक्त ना करे। और आपको बता दें, छोटे बच्चे जो 1 साल 2 साल के होते हैं ना, उनके सामने अगर धूम्रपान किया जाता है घर परिवार के लोगों के द्वारा तो वो जो धुआं है उसके आंखों में अंधेपन का कारण बनता है। तो इसलिए भी उनके सामने हमको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। शराब शराब के बारे में सभी जानते हैं, कितने सारी विकृतियां हो जाती हैं। तो गर्भधारण के पहले से ही भावी पिता को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और माँ भी बचे उससे।
और इस तरीके से यथासंभव माँ अपने गर्भाहार के लिए कुछ चीजें अपने पास इस प्रकार से बना करके रख सकती है, और जब जब उसको भूख लगे तब तब थोड़ा थोड़ा निकाल करके माँ खा सकती है। ये हमारे महाराष्ट्र या कहीं की बहनों ने ऐसा बना करके गर्भवतियों को बताया, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। हम उनको बताया करें कि जब भी आपको भूख लगती है, काम करते रहते हैं, जब थक जाते हैं थोड़ा सा आइए और आपके इन डिब्बों में से जो आपको पसंद है, उपयुक्त हो, उसको लेकर के थोड़ा खा लें, तो एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, कमजोरी नहीं आएगी और पोषक आहार भी उनको मिलता रहेगा। 4-5 बजे का भी नाश्ता इस तरीके से वो बना कर रखते हैं। ऐसे ही आटा, अलग अलग प्रकार के आटे बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। फिर कुछ पौष्टिक आहार का इस अलग अलग व्यंजन बना करके ले सकते हैं। और ये बताइए उनको कि आपके हाथों में है, निर्णय आपका। आप दवाई लेना चाहते हैं गर्भावस्था में, कि जंक फूड खाकर परेशान होना चाहते हैं, या फिर संतुलित आहार लेकर के स्वस्थ शिशु को जन्म देना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। और ये देखिए एक पिरामिड शेप का है कि सबसे ज्यादा हमको क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद फल सब्जियां, फिर ये दाल प्रोटीन के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट है, और बीन्स दालें हैं, ये सब उससे कम लेना चाहिए। उसके बाद उससे कम लेना चाहिए देसी गुड़, खांड, शक्कर तो लेना ही नहीं है, और भूरा आता है उसका मिश्री ले सकते हैं, मिश्री और गुड़ ले सकते हैं, उससे कम हमको तेल चाहिए होता है। फिर अतिरिक्त पोषक तत्व कैल्शियम, विटामिन सी, डी, ई, जिंक, फोलिक एसिड, जो आपको पूरा पीछे हमने बता दिया है। अब वो जो FOS हमने बताया था, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये इतने सारे रेशेदार सब्जियों में, सलाद में मिलता है। ये जब जैसे कि होता है ना, गर्भावस्था में माँ को कब्जियत रहती है, और जब कब्ज का निराकरण माँ नहीं कर पाती है, तो गर्भावस्था में कईयों को पाइल्स की शिकायत आ जाती है। तो ये इस प्रकार के रेशेदार सब्जियों का माँ अगर चयन करती है, तो कभी भी कब्जियत नहीं रहेगी, क्योंकि रेशेदार सब्जियां जो है वो पचती नहीं है अंदर, और वो नहीं पचती इसलिए वो बाहर निकल कर आ जाती हैं। इसीलिए इसको ज्यादा खाने की आवश्यकता है। सलाद उनको अवश्य लेने के लिए आप सब समझाएं। सलाद भरपूर, मतलब 2 प्लेट रखे, एक प्लेट में सलाद और दूसरे प्लेट में उनका सारा भोजन। तो सबसे पहले एक प्लेट सलाद को पूरा खत्म करे, ये नहीं कि एक और चावल लिया, रोटी लिया, उसके बाद एक सलाद लिया, ऐसा नहीं। भरपूर एक प्लेट सलाद को कंप्लीट खाए, उसके बाद में फिर वो सेकेंड प्लेट जो चावल दाल सब्जी जो कुछ भी है उसको खाना चाहिए। तो वो ऐसा अगर वो सुबह शाम का भोजन अगर करती है माँ, सलाद लेती है बदल बदल कर, तो निश्चित रूप से उसको कभी कब्जियत नहीं रहेगी, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण उसको सब प्रकार का पोषण मिलता रहेगा। तो ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, कि भोजन को हमको खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। हर एक के लिए नियम लागू होता है। भोजन के ठीक पहले मौसम के सलाद 1 प्लेट अवश्य खाएं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। ये DIP डाइट के अंतर्गत आता है, जो आपको थोड़ा सा बता दिया। भोजन के आधे घंटे पहले पानी पी लें, एवं भोजन के 1 घंटे बाद पुनः जल याद करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन करते समय आप पानी पिएंगे, तो चूंकि जठर अग्नि भोजन को पचाने के लिए प्रदीप्त हुई है, उसमें आप ठंडे जल डाल देंगे तो अग्नि बूझ जाएगी, और अग्नि जब बूझ जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो भोजन सड़ने लगेगा, और सड़ेगा तो फिर बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए हर एक के लिए। मैं देखती हूँ कईयों को 1 गिलास पानी रखते हैं, एक और भोजन लिया, दूसरे में पानी लिया, भोजन लिया, पानी लिया, मतलब जल भोजन, ऐसा उसका पर्त बनता है, जिसके कारण गैस बनने लगता है, एसिडिटी बनने लगती है। गैस का, कब्ज का सबसे बड़ा कारण, आज इंसान भोजन करते करते एक तरफ भोजन लिया, दूसरे तरफ पानी लिया, भोजन लिया, पानी लिया, भोजन को चबाते नहीं, गटक जाते हैं। कईयों को देखा है 10 मिनट में ही भोजन करके उठ जाते हैं। तो हमको भोजन में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी। चबा चबा करके लार के साथ जब भोजन जाएगा, तो लार चूंकि क्षारीय होता है, और अम्ल चूंकि HCl पेट में जठराग्नि में बन रही है, तो ये लार और जब HCl पेट में बन रहा है, ये दोनों मिलता है, तो फिर हमको गैस कब्ज की समस्या नहीं होती है। और अगर आप लार भेजेंगे ही नहीं, तो एसिड बनता रहेगा, तो वो एसिडिटी का कारण बनता है। इस फार्मूला को हमको समझना चाहिए बहनों। जैसे कि विचारों का विज्ञान होता है, यज्ञ का विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, वैसे ही शरीर का भी विज्ञान है, और इस विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है।
इसलिए हमको ये सूत्र भी हर एक को समझने की आवश्यकता है। फिर गर्भवती के लिए तो आवश्यक हो जाता है। फिर जल को हमेशा चूस-चूस कर धीरे-धीरे पीना चाहिए। आपने देखा होगा चिड़ियों को, चिड़िया चूस-चूस कर पानी पीती है, कभी बीमार नहीं पड़ती, उसका कोई हॉस्पिटल नहीं है। और इंसान गट-गट ऊपर से डाल लेता है। आजकल तो एक फैशन चल पड़ी है, बॉटल लेता है और खड़े-खड़े इंसान पीने लगता है। ये आहार नाल को बर्बाद कर देता है, इसलिए आप चूस-चूस कर पानी पिएँ, लार के साथ पानी पिएँ। सूर्यास्त के पहले और रात्रि शयन के 3 घंटे पहले, मतलब जठराग्नि सूर्य का संबंध जठराग्नि का संबंध सूर्य से भी है, इसीलिए सूर्य की उपस्थिति में हम भोजन करें। जितने भी जीव जंतु हैं वो सुबह-सुबह भोजन कर लेते हैं सूर्य उदय के साथ-साथ, और जैसे-जैसे सूर्य बढ़ता जाता है उनका भोजन का पाचन होने लगता है। और रात को कभी भी आपने देखा होगा गाय, भैंस रात को भोजन नहीं करते। एक इंसान ही है जो रात के 12 बजे भी खाने को दो तो खा लेता है। तो गर्भवती माता को हम समझाएं कि आप भोजन जो है सूर्यास्त से पहले करो, और सूर्यास्त के पहले और सूर्य उदय के बाद करें तो भोजन का पाचन अच्छे से हो पाएगा। भोजन करते समय शांत मौन रहें। टीवी, मोबाइल, जैसे कि हमने कहा, जैसे विचारों के साथ में आप भोजन करेंगे वो विचार चला जाएगा। इसीलिए आप इन सब से बचें, शांत भाव से भोजन करें, सबसे बेहतर है। अन्यथा मंत्र चलाते हुए भोजन भी कर सकते हैं। वो खाद्य पदार्थ कभी न खाएं जिसे सूर्य के प्रकाश और वायु के स्पर्श से वंचित रखा गया हो। हमारे जो ऋषि चरक हुए हैं, निघंटु, पाराशर, जैसे जो शरीर विज्ञानी हुए हैं ऋषि हमारे, उनका कहना, ये वाग्भट जी का सूत्र है, उस जमाने में उन्होंने कहा है, वो खाद्य पदार्थ कभी न खाएं जिसे सूर्य के प्रकाश और वायु के स्पर्श से वंचित रखा गया हो। मतलब ये फ्रीज के लिए कह रहे हैं, तब फ्रीज नहीं था, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो जब हम इसको देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश और वायु से वंचित तो केवल फ्रीज ही है, उसमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता और वायु का स्पर्श भी नहीं, तो वो जहरीला भोजन है। आपको बता दें, हमारा फ्रिज जो है हमारे घर में रखा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs 24 घंटे ये जहर छोड़ते रहते हैं, 3 प्रकार के गैस से। वो हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है। मैं देखती हूँ कईयों के घरों में ठूस कर दुनिया 1 सप्ताह का सब्जी ला करके पूरे फ्रिज में ठूस के भर देते हैं। ये तो मूर्खता की निशानी है भाई, समझिए आप। तो मैंने कहा, जहाँ जैसा घर का आपका वातावरण, आपके टेम्परेचर जहाँ रहते हैं उसका वातावरण जैसा है, वहां आप सब्जियों को रखिए और उसको फिर पका करके आप खाएंगे, तब वो लाभकारी होगा। बाहर का तासीर अलग है, फ्रिज का तासीर अलग है, और दोनों मिक्स हो जाता है बहनों, ये हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है। और फिर बेमेल आहार से हमको बचना चाहिए। दही उड़द खाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, दूध नमक खाते हैं तो चर्म रोग का कारण बनता है। तो ऐसे कई ऐसे बेमेल आहार हैं जिनको भी हमको ध्यान में रख करके भोजन करना चाहिए। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कैमरा साथ नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए, आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएं। निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे। अब किसी के मन में कोई प्रश्न अगर आ रहा हो तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम आप सबको हम देख पा रहे हैं, भले ही आप हमें ना देख रहे हो। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो आज के सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हैंड रेस करेंगे तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगी। बाकी उर्मिला दीदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही आहार के संबंध में S3 आहार का पूरी विस्तृत जानकारी आपने दी है, और मुझे विश्वास है कि हमारी जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं उनको बहुत ही अच्छे से भली भांति वो समझ में आ गया है, इसीलिए कोई हैंड रेस नहीं कर रहे हैं। जी, वो हैंड रेस नहीं करने का 2 अर्थ होता है। एक तो कुछ भी समझ में नहीं आया और एक तो सब कुछ समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर कौन-सा वाला मानूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है। मुझे लग रहा है बीच में डिस्टर्ब हुआ, कोई ड्राइंग बना रहे थे तो मैं उसको मिटाने के लिए इनको लगा दी थी और फिर मेरा कैमरा ही गायब हो गया। तो चलिए नहीं, ठीक वैसे है। बात नहीं है। हमारी जो बहनें जुड़ी हुई हैं 1 वे मिनट सर, केवल जी दीदी। वो केवल आज ही के प्रश्न, आज के ही विषय से प्रश्न पूछना ऐसा कोई नहीं है। आप चारों दिन के विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकती हैं, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, पूछ सकते हैं जी, जो बिल्कुल। मीनाक्षी विश्वास दीदी है वो शांति कुंज से हैं और उन्हें पूरा संपूर्ण ज्ञान है उनको। तो आप लोग चारों दिन की कक्षा के बारे में पूछ सकती हैं।
संकोच मत करिएगा आप लोग। और यदि आप लोगों को और कुछ पूछना है अधिक विस्तृत जानकारी से, तो आप उनके व्यक्तिगत नंबर पर भी आप कॉल कर सकती हैं। और जी दीदी जी जो जी है बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण देती हैं। यदि उनका आपको कुछ भी उनसे सूक्ष्म यज्ञ से संबंधित भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकती हैं। और दीदी मुझे निवेदन है कि कल के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी हाँ, दे मैं दी। जी, जी, मैं बिल्कुल जानकारी देती हूँ। तो 1 मिनट, सरिता मिश्रा दंतेवाड़ा से हैं, कुछ बहनें जगदलपुर से हैं। तो सब दीदी हैंड रेज़ की है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उसके जी बाद में उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। जी जी, सरिता मिश्रा दीदी अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ दीदी जी। जी दीदी, कहिए दीदी जी। दीदी प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। बहुत जी, ही अच्छा लगा दीदी। मैं संजोग बस अभी 15 मिनट ही जुड़ पाई हूँ। मुझको इसका पीडीएफ वीडियो सब भेजिएगा कि जी, इतना जी, अच्छा जी। लगा। हम दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे तो नहीं अटेंड कर पाए। जी दीदी, जी, जी, जी। जी बिल्कुल मिल बहुत जाएगा। आज इसका रिकॉर्डिंग तो हो गया है, मैं भी यहाँ के करके रखी हूँ और शायद वहाँ से भी बहुत हो ही रहा होगा। सुंदर एकदम ना। बहुत सरल भाषा में इतने अच्छे से लोग ग्रहण कर पाएंगे इस शब्दों को। जी, जी, बहुत जी, अच्छा लगा धन्यवाद दीदी दीदी। जी। हम तो आपकी टीम वाणी निर्माण इतनी करने में निखार। ही लगे हैं इसलिए कि सब बहनें तैयार हो जाएँ और बस हर एक बहनों तक, हम गर्भवतियों तक पहुँच पाएँ, यही उद्देश्य है, यही ध्येय है हम सबका। तो बिल्कुल आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग बना रहे ताकि हम सब तक पहुँच सकें। बिल्कुल। तो और किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न, कुछ? नहीं तो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, कल हमारा हाँ संस्कार का दिन है। तो कल जो है, जैसे समय पर ही आप सभी जुड़ जाते हैं, ये खुशी की बात है। अन्यथा 15 मिनट 20 मिनट लेट लोग जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बालोद जिले में ऐसा एक सिस्टमैटिक व्यवस्था बन गया कि चाहे जितने लोग हैं हम शुरू कर देते हैं, ये अच्छा है। जिनको भाग लेना होगा वो समय से जुड़े हैं, तो ये अच्छा है। तो कल का संस्कार का ऐसा है उर्मिला दीदी, जी दीदी जो जो बहन कक्षा कल ले रही हैं संस्कार कराएंगी, हम भी जुड़ेंगे। कल जी हमारा जी 2-2 प्रोग्राम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी जुड़ूं। तो उसके जी लिए ये है कि एक तो प्रज्ञा मंडल में, महिला मंडल में, शक्ति पीठों में, जहाँ पर भी हम एक ग्रुप में जुड़ रहे हैं, वहां पर उस बहन को मतलब जूम एप्लीकेशन चलाने आना चाहिए। तो वो अपना मोबाइल वहां रख दे और जी उससे सब इधर जितने बैठे हैं उनको दिखता रहे। एक तो ये, और तैयारी में ये करना है कि एक देव स्थापना, अगर इष्ट देव का प्रतिमा नहीं रख पाए तो एक पाटा में कपड़ा उसके ऊपर बिछा करके एक कलश जरूर बनाए और दीपक जरूर रखें। कलश और दीपक जरूर होना चाहिए, है अच्छा ना? वो जी कर लें, या फिर फोटो रख सकें छोटा सा तो किसी का भी फोटो रख लें, किसी भी देव शक्ति का, ऐसा कर सकते हैं। और जी मंदिरों में करा रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां तो होती ही है। और घर में हम्म करा रहे हों या आंगनवाड़ी केंद्र में, तो उसके लिए जो है ऐसा व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि हम समस्त देव शक्तियों का आवाहन करेंगे और उनके दिव्य संरक्षण में गर्भ संस्कार कराएंगे। तो एक ये तैयारी। दूसरी तैयारी, हर एक के पास जल का पात्र हो, हर एक के पास में औषधि का पात्र हो और हर एक के पास में खीर का, मतलब 3 पात्र होना चाहिए जिसमें ये तीनों चीजें रखनी है। और 1 चम्मच कम से कम रख दीजिए। जो जी जल की आहुति हमको 5 आहुति खीर में देनी है। अभिमंत्रित आहुति, विशेष आहुति, दीप यज्ञ के जी माध्यम से हो रहा है। और जैसे कि 15-20 लोग हैं एक जगह मान लो, तो 2-3 थाली में हम 5-5 दीपक करके अक्षत पुष्प रोली मौली करके एक रख दें, तो उसके सामने वो उसके सामने में फिर वो आहुति देंगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे। और 5 लोग हैं तो एक ही थाली में 11 दीपक, 5 दीपक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये तैयारी हो गई। और फिर कलावा कट कट कर रखा हो और सब चीज रेडी होना चाहिए, मतलब 3 बजे जुड़ने से पहले पूरी तैयारियां हमारी हो जानी चाहिए, तब जा करके हम समय पर संस्कार करा पाएंगे। और पता चला जी कि अभी तो मंत्र इधर से बोला जा रहा है, कुछ लोग कलावा ही काटने में लग गए, कुछ लोग रोलियां ही ढूंढ रहे हैं, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो सारी तैयारियां, बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं लगती इसमें, दीप यज्ञ में, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और विधिवत होगा। बाकी जिले की बहनें जो जुड़ी हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि
ऑनलाइन गर्भ संस्कार पीपीटी के माध्यम से कैसे होता है, ये समझने के लिए, जानने के लिए और अपने क्षेत्र में संचालित करने के लिए कल जरूर जुड़िए। कई बहनों को भी जोड़िए, जो गर्भवती माता है उनको भी जोड़िए। भले ही वो संस्कार ना लें, लेकिन संस्कार का महत्व बताया जाएगा, वैदिक मंत्रों के साथ में संस्कार कराया जाएगा। इस विधा को जब समझेंगी तो हो सकता है वो भी प्रेरित हो जाए, और फिर वो भी बाद में, जैसे कि हमारा माह में एक बार युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से संस्कार होता ही है, तो उसमें भी जुड़ करके संस्कार करा सकती हैं। तो जोड़िए सबको। हमारा एक पुरुषार्थ इस कार्य में लगना चाहिए, क्योंकि हम सबके समन्वित प्रयास से ही श्रेष्ठ संस्कारवान शिशु को, संतान को, जीवात्मा को इस धरती पर ला पाएंगे। उसके लिए सबका सहयोग, सबका पुरुषार्थ जरूरी है। तो बालोद में हो रहा है तो केवल बालोद वालों की जिम्मेदारी ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत अच्छा है, बालोद वालों का सौभाग्य है कि वो इतना बड़ा आयोजन करके आज चौथा दिन बहुत सुंदर क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कईयों को लाभान्वित कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। बहुत जल्द हम लोग उपजोन स्तर पे भी इसका प्रशिक्षण रखेंगे, जिसमें और विस्तार से हम चारों जिले की बहनें जुड़ करके और बहनों को भी प्रशिक्षित करेंगे। और कोई बात हो दीदी तो बता दीजिएगा। और किसी दीदी को कुछ पूछना है, कोई भी समस्या का समाधान करना है तो हैंड रेस करके पूछ सकती हैं। अभी हमारे भिलाई ये रायपुर उपजोन में भी प्रशिक्षण चल रहा है, तो हमारी आईडी यहाँ से चल रही है, तो कैमरा एक जी उधर सेटिंग है, इस वजह से मेरा वाला डिस्टर्ब कर गया। कोई बात नहीं। दीदी स्पष्ट आ रही थी और वो जी जी स्लाइड पे पूरा दिख रहा था, तो उसमें समझ हाँ पूरा आ रहा था। जी जी दीदी, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूंगी शोभना दीदी और भी दीदियां हैं तो वो क्लास की तैयारियां करें, बार बार सुने, और हमको फिर से ब्लॉक स्तर पे ये प्रशिक्षण संचालित करना है, तो उसके लिए भी जी बहुत सारे हैंड्स चाहिए हमको। तो इसी तरह सीखें और आगे इसको फैलाएं। बस इन्हीं दिव्य भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। दीदी जी शांति पाठ कर सकते हैं, 4:30 हमारा बजने वाला है। दीदी शांति पाठ आप भी द्वारा करिए, आपका आवाज बहुत मीठा है। अरे वाह, चलिए और धन्यवाद। आप भी हम आप भी बहुत मधुर वाणी है आपकी भी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम सभी बहनों की आवाज ही नहीं सुने हैं ना, इसीलिए दिक्कत है। इसलिए आवाज पता नहीं चल पाया है, तो आने वाले समय में हम सभी का सुनेंगे, यही तो चाहते हैं हम कि। आपका जो लय ताल है ना दीदी, उसको भी हम लोग सीखेंगे, जो हमारी जी बहनें बिल्कुल जुड़ती बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे, इसीलिए ही हमारा जीवन है। बिल्कुल जो भी हमको आता है समर्पित है गुरु कार्य के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सभी लोग कमर सीधी कर लीजिए। निश्चित रूप से आज का ये क्लास हमारा सफल रहेगा, हम सब ने समझा और इसे हम आगे भी पहुंचाएंगे, और अपने जीवन में भी अपने शरीर को, मन को, अपने ही कारण शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य की कक्षा केवल गर्भवती के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए आज तो ऐसा लगा आहार की कक्षा नहीं बल्कि स्वास्थ्य की कक्षा हुआ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए शांति पाठ करते हैं। कल सभी लोग साथ दीजिएगा, जुड़िएगा, बहनों को लेकर के जोड़िएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आइए, सर्वत्र शांति की स्थापना हो, और इस दिव्य भावना के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाइयों बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। जी दीदी, आज की कक्षा लेने के लिए हमारी मीनाक्षी विश्वास दीदी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी मधुर वाणी से पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और साथ ही कल की तैयारी भी हमारी बहनें कर लेंगी। और बड़े ही खुशी की बात है कि हमारी दंतेवाड़ा से हमारी बहन जुड़ी हुई थी, चंपा साहू दीदी जी, और पिसे गांव से भी जुड़ी हैं हमारी प्रेरणा साहू दीदी जी, और दुर्ग से हेमलता देशमुख दीदी जी भी जुड़ी हुई हैं। ये बड़ी ही हमारे लिए गर्व की बात है। और
जगदलपुर से भी हमारी रेणु शर्मा दीदी जुड़ी हुई हैं। तो जिले की बहनों और साथ ही हमारे अन्य जिलों की बहनें जुड़ी हैं, सभी का आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता से, धैर्य से के साथ सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कल के आयोजन के संबंध में किसी बहन को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकती हैं। और साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे गुरूर ब्लॉक के वरिष्ठ कार्यकर्ता ऊर्जावान हमारे भैया जी भुलेश्वर सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। वैसे तो रोज जुड़ते हैं पर अभी मैं उनको देखी हूँ। तो भैया जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? कल के कार्यक्रम के लिए कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। किस नाम से जुड़े हैं दीदी? भुलेश्वर सिन्हा के नाम से ही जुड़े हैं भैया। अच्छा ठीक है। हाँ 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 हाँ, भैया का वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा चलिए तो छोड़ देते हैं, फिर अब कोई बात नहीं होगा, कल है ना? कल कल बोलने बोली कल समापन दिवस।